हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है दीपक शर्मा जी ने, जो कि लखनऊ से रहने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी हमें अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मॉम मॉम, कहाँ हो आप? क्या है बेटा, सुबह सुबह पहले इतना क्यों चिल्ला रहा है? मॉम, आपको पता है ना कि मेरी चीज़ संभाल कर रखा करो। हाँ तो क्या हुआ, संभाल कर ही तो रखती हूँ तेरी चीज। क्या संभाल कर रखती हो तो बताइए, मेरी किट बैग कहाँ है? मैंने थोड़े गुस्से में आकर अपनी मॉम से कहा। अरे बेटा रियान, यही कहीं होगा तुम्हारा किट बैग, और कहाँ जाएगा? मॉम, मैंने हर जगह ढूंढा पर नहीं मिल रहा है, और आपको तो पता ही है कि आज हमारा मैच है, क्रिकेट मैच। हाँ पता है उस्ताद जी। तो क्या मतलब है, अगर आपको पता है तो ये भी बता दीजिए कि मेरा किट बैग कहाँ है? यही कहीं पड़ा होगा, देख लो, क्या तेरी आंख नहीं है? इतना कहकर मेरी मॉम ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। मैं गुस्से में लाल पीला हो जाता हूँ और थोड़ी ही देर बाद में रोने लगता हूँ। अरे अरे बच्चे, रोते नहीं, और अब तो तुम बड़े हो गए हो। भला सेठ बाबू थोड़ी ना रोते हैं। मेरी मॉम ने सहनशीलता के साथ मुझसे कहा। नहीं नहीं, मुझे मेरी किट बैग चाहिए। इतना कहकर मैं फिर से रोने लगता हूँ। हाँ हाँ रियान बाबू, जरूर चलो, हम दोनों मिलकर उस किट बैग को ढूंढते हैं। अब तो खुश हो जाओ और अपनी मॉम की तरफ एक प्यारी सी मुस्कुराहट कर दो। हाँ हाँ चलो चलो, जल्दी से मुस्कुरा दो। मेरी मॉम ने प्यार भरे शब्द से मुझसे कहा। मैंने अपनी मॉम की तरफ मुस्कुरा दिया और साथ मिलकर उस किट बैग को ढूंढने लगे। सब जगह हर तरफ उसको ढूंढा, लेकिन वो किट बैग कहीं भी नजर नहीं आई। मैं हताशा और निराशा हो गया और सोचने लगा कि आखिर उसे कौन ले जा सकता है। मेरी मॉम ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि उदास मत हो बेटा, यहीं कहीं पड़ी होगी, मिल जाएगी। कहाँ है? यहीं कहीं मॉम, सब जगह ढूंढ लिया पर नहीं मिल रहा है ना। मैं बहुत गुस्से में था, और क्यों ना आऊं, आज ही के दिन मेरा मैच था। मॉम, आखिर ये काम कौन कर सकता है? मैंने पूछा। मॉम ने बोला, पता नहीं बेटा, कल ही मैंने तुम्हारे कमरे में रखी थी वो किट बैग, अब पता नहीं कहाँ चली गई। मॉम, शायद ये काम उस गधी की बच्ची का तो नहीं है? मैंने कहा। मॉम ने कहा, कौन गधी की बच्ची बेटा? वही जो हर रोज मेरे साथ लड़ती रहती है। मैंने थोड़े गुस्से में आकर बोला। मॉम बोली, क्या आरुषि? हाँ मॉम, वही गधी की बच्ची कहीं की। फिर से गुस्से में आकर बोला। मॉम बोली, छी छी, अपनी बड़ी बहन के बारे में भला कोई ऐसे कहता है क्या? और हाँ, वो क्यों करेगी ऐसा? इसका तो मुझे पता नहीं मॉम, पर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ। आरुषि आरुषि, कहाँ हो तुम? मैं पूरे घर में जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं सीधा उसके कमरे में गया और बोला, आरुषि दी, क्या तुमने मेरा किट बैग कहीं देखा है? बोलो जल्दी से, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर है। आरुषि बोली, 7वें आसमान पर मैंने तो कभी नहीं देखा 7वां आसमान बच्चू। देखो दी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आरुषि बोली, अच्छा बच्चू, अगर नहीं दिया तो? अगर नहीं दिया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैंने गुस्से में आकर कहा। आरुषि बोली, अच्छा जी, तो ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा किट बैग कहाँ है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवा प्यार से बात करने के अलावा।
मैंने कहा दीदी बता दीजिए ना कि कहाँ छुपाया है आपने वो किट बैग। आरुषि बोली, वाह वो गधे की बच्ची कहने वाला कब से दीदी बोलने लगा, मुझे तो पता ही नहीं चला। दीदी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए और बता दीजिए कि कहाँ छुपाया है मेरा किट बैग, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आरुषि बोली, अच्छा ठीक है बता दूंगी, पर मेरी 2 शर्त है। आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, बताइए कि क्या शर्त है। आरुषि बोली, सोच लो बच्चू, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं क्रिकेट के मैच के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने जोश भरे अंदाज में कहा। आरुषि बोली, ठीक है बच्चू, पहली शर्त तो ये है कि अपना कान पकड़कर 20 उठक बैठक करो। चलो चलो जल्दी करो वरना तुम्हारा टाइम हो जाएगा क्रिकेट का। मैंने कहा ठीक है। मैं उठक बैठक करते समय मन में सोच रहा था कि कभी मेरा भी टाइम आएगा गधी की बच्ची। आरुषि बोली, गुड बच्चू, और अब दूसरी शर्त ये है कि मुझे 500 रुपये चाहिए। क्या 500 रुपये? मैं आश्चर्यचकित होकर बोला। आरुषि बोली, हाँ बच्चू 500 रुपये लाओ, जल्दी करो वरना टाइम हो जाएगा। मैं मजबूर था और इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने झट से 500 रुपये निकाले और दे दिए। ये लो दीदी 500 रुपये, अब लाओ हमारा किट बैग। आरुषि बोली, बच्चू अभी लो। आरुषि ने अपने बेड के नीचे से निकाला और दे दिया। मैं जल्दीबाजी में तैयार हो गया और बोला कि देख लूंगा तुझे गधी की बच्ची। आरुषि बोली, जा जा बच्चू, पहले मैच खेल ले। मैं नाश्ता करके कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज पहुंचते ही सब दोस्त बोले, यार रियान कहाँ रह गया था तू? मैंने कहा बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, चलो पहले मैच खेलना है। हाँ हाँ चलो भाई। फिर हम दोस्तों ने अपनी टीम बना ली और मैच खेलना शुरू कर दिया। इस तरह अंत में खेलते खेलते हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई और अंत में महज वो मुकाबला हमने 3 रन से जीत लिया। पूरी कॉलेज टीम ने हमारे धूमधाम से स्वागत किया और जीत की बधाई दी। हम बहुत खुश थे। हमारी टीम के मुख्य सदस्य में सूरज और राहुल थे। इनमें से राहुल बड़ा ही मजाकिया अंदाज का था और हम दोनों को खूब हंसाया करता था। साथ में हमारी कुछ फ्रेंड निशा और मुस्कान थी जो कॉलेज में हमारे साथ ही पढ़ती थी। इन दोनों को हर वक्त घूमने की लगी रहती थी और वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, कहीं भयानक जगह के रूप में। मुझे और सूरज को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही अच्छा लगता था, घूमने में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद मैच जीतकर हम सब घर आ गए। मॉम आज बहुत बहुत खुश हूँ, मैंने कहा। मॉम ने कहा, हाँ बेटा अच्छी बात है, लेकिन किस लिए? अरे मॉम क्रिकेट मैच जीत लिया, ये देखिए ट्रॉफी। अरे वाह मेरे शेर, बहुत खूब, ऐसे ही जीतते रहना, मेरी मॉम ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा। आरुषि ने मुझे गले लगाया और बधाई दी। अगली सुबह जैसे उठा तो मैंने देखा कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था और वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि हमारे सर गौतम जी का था, जो हमारे टीम के मुख्य सदस्य थे। उसमें लिखा था कि रियान क्रिकेट मैच जीतने की बहुत बहुत बधाई, और हाँ अब मैच जीत गए हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें पार्टी चाहिए, और वो भी कहीं अन्य स्थान पर जहाँ कोई भी नहीं होगा। ये सारे मैसेज सूरज, राहुल, निशा और मुस्कान के साथ मैंने रिप्लाई कर दिया। मैं फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर नाश्ता करने नीचे आ गया। मॉम आज नाश्ते में क्या है, मैंने पूछा। मॉम बोली, आलू के पराठे हैं, खा लो। वाह आलू के पराठे, तब तो बहुत मजा आएगा। जैसे ही मैं नाश्ता करने लगा कि अचानक आरुषि ने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोली, बच्चू ये पराठे मेरे हैं, इन्हें हाथ मत लगाओ। मैं इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो इन्हें सिर्फ मुंह लगाऊंगा, समझी गधी की बच्ची। मैं जोर जोर से हंसने लगा।
आरुषि बोली, ये ले बच्चू, अब तू नहीं बचेगा। अभी तूने इस आरुषि का प्यार देखा है, अब गुस्सा भी देख। इतना कहकर वो मेरे पीछे दौड़ने लगी, पर मैं उसके हाथ नहीं आ रहा था। कभी मेज पर चढ़ जाता तो कभी दीवार पर। इस तरह मैंने उसे थका दिया। अचानक वो बैठ गई। मैंने कहा, क्या हुआ, थक गई क्या दीदी? आरुषि बोली, नहीं बच्चू, सोच रही हूँ कि तूने वो आलू के पराठे वहीं डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ दिए। आरुषि के इतना कहते ही मैं डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ा, लेकिन इससे पहले वहाँ दीदी पहुँच गई। सिट यार, दीदी देखो प्लीज, वो आलू के पराठे हमारे हैं, तो प्लीज उन्हें हाथ मत लगाओ। आरुषि बोली, अच्छा बच्चू, चलो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं उन्हें सीधा ही खाऊंगी, ओके? अगर पराठे चाहिए तो मेरे पास आओ। मैं उसके पास गया। जाते ही उन्होंने अपना बदला हमारे कान खींचकर लिए। तभी अचानक हमारे कॉलेज के गौतम आ गए। मैंने उन्हें देखकर कहा कि भैया ये क्या है, सब बैग वैग, कहीं अमेरिका जाने का प्लान है क्या? दोस्त बोला, नहीं रियान, भूल गया क्या, घूमने जाना है। हाँ वो तो मुझे पता है, पर आज ही? गौतम बोला, हाँ आज ही, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा है। वो बात तो ठीक है, पर किस जगह जाने का प्लान बनाया है? मैंने उनसे पूछा। उन सब ने उत्तर दिया कि काली पहाड़ी पर। मैंने कहा, ये काली पहाड़ी, ये कैसी पहाड़ी है और कहाँ पर है ये? गौतम बोला, भाई यहाँ से 100 मील दूर गुड़ियापुरी नगर में ये पहाड़ है, और हाँ अक्सर लोग उसके बारे में कहते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं जाता है क्योंकि वहाँ किसी गुड़िया का साया है। क्या गुड़िया का साया? मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा। गौतम बोला, हाँ यार रियान, पर हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या राज है उस काली पहाड़ी का। हाँ हम सब चलेंगे। वैसे मुझे घूमना ज्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन आप सबके लिए कोई काम मुश्किल भी नहीं है, मैंने उन सबसे कहा। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से अपना बैग बांधो और तैयार हो जाओ, मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा। फिर मैंने जल्दी से अपना बैग बांधा और तैयार हो गया। बैग में जितना जरूरी सामान लेना था वो सब ले लिया। मॉम और दीदी की आज्ञा लेकर हम निकल पड़े उस गुड़ियापुरी नगर के लिए जहाँ वो काली पहाड़ी थी। निशा बोली, यार रियान, इतना लंबा रास्ता है, हम इसे कैसे तय करेंगे? हाँ यार रियान, और देखो रात भी होने वाली है और आसपास कोई घर भी नजर नहीं आ रहा है, सभी दोस्तों ने मुझसे कहा। तो मैं क्या करूं भाई, और वैसे भी मुझे कोई घूमने का शौक नहीं है, तो क्या करें, वापस चले क्या? मैंने अपने दोस्तों को बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा। नहीं यार, हम वापस नहीं जा सकते, इतनी दूर जो आ गए हैं, सभी ने जिज्ञासा पूर्वक कहा। तो ठीक है चलो, लेकिन आगे क्या होगा उसका मुझे मत कहना। और हाँ, ये सब काम इसी लंगूरनी निशा का ही है, बड़ी जल्दी रहती है इसे घूमने की, बड़ी आई महारानी घूमने वाली। अब देखो रात भी होने वाली है और आगे क्या होगा और हम कहाँ रहेंगे बोलो? हजारी चाचा जी को बुलाओगे क्या हमारे भविष्य देखने के लिए? मेरे इतना कहते ही सब लोग बड़े ही मजाकिया अंदाज में हंसने लगे और साथ में भी जोर से ठहाके मारने लगे। निशा बोली, लंगूर की औलाद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज गुस्से से तिल मिलाकर बोली। अरे चलो चलो बात छोड़ो, पहले पकड़ के तो दिखाओ, मैंने निशा से कहा। निशा बोली, पकड़ूंगी नहीं तुझे तो आज जकड़ूंगी, और ऐसा जकड़ूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज मेरा गुस्सा 7वें आसमान से भी ऊपर है। वो क्या बोलते हैं उसको? मुस्कान बोली, यूनिवर्स क्या? निशा बोली, हाँ वही, यूनिवर्स में चारों ओर फैल गया है हमारा गुस्सा, इसलिए इस लंगूर की औलाद को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इतना कहकर वो गुस्से में तिलमिला होकर वो मेरे पीछे दौड़ने लगी। किसी तरह जैसे तैसे करके मेरे दोस्तों ने उसे रोका और कहा कि अरे अरे निशा, रुक जाओ, भी इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ सही बात है, और वैसे भी गुस्सा सेहत के लिए
हानिकारक होता है। क्यों लंगूरनी, सही कहा ना? निशा बोली, देख लूंगी बंदर तुझे। आज तो मुझे इन लोगों ने रोक लिया, लेकिन अगली बार तुझे नोचकर खा जाऊंगी एक डायन की तरह। इतना कहते ही मैं जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि चलो वो भी दिन आ जाएगा। फिलहाल अभी रात होने वाली है और मुझे लगता है कि आगे जाना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें आज की रात यही तंबू बनाकर बिताना होगी। मैंने उन सबसे कहा, हाँ रियान तुम सही कह रहे हो, रात होने ही वाली है और ऐसे में आगे जाना ठीक नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों ने कहा, तो ठीक है चलो तैयारी करते हैं तंबू बनाने की। मैंने कहा। फिर हम सब तैयारी में जुट गए और एक बड़ा सा तंबू तैयार किया, जिसमें रहने की, खाने की और सोने की सारी व्यवस्था आराम से हो गई थी। काफी रात हो चुकी थी। हम सबने खाना खाया और सो गए। हम जिस जंगल में रुके थे उसमें से भयानक जानवरों की आवाज आ रही थी। वो जंगल दिन में जितना खूबसूरत दिखता था, रात में उतना ही भयानक नजर आता था। उसमें बड़े बड़े पेड़ और लताएं रात को इस तरह नजर आ रही थी कि मानो जंगल ना होकर कोई भूतिया जगह हो। हम सब अब रात को गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक निशा की आंख खुली और वो जाग गई। उसने पाया कि कोई व्यक्ति है जो तंबू के पीछे बैठा है। हम सब गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए निशा ने हमें जगाना ठीक नहीं समझा। वो हमें बिना बताए चुपचाप तंबू से बाहर निकल गई और उसने देखा कि कोई व्यक्ति तंबू के पीछे बैठा था। असल में अब वहाँ कोई नहीं था। निशा दंग रह गई। उसने सोचा कि यार अभी अभी मैंने देखा यहाँ कोई था, शायद उसका भ्रम होगा। इतना कहकर वो जैसे ही तंबू के अंदर जाने लगी तो उसने देखा कि जो व्यक्ति तंबू के पीछे बैठा था असल में अब वो एक विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है और बोल रहा है, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। ये सब कुछ देखकर निशा डर गई। उसके पैर आगे नहीं चले। वो अब लकवाग्रस्त स्थिति में आ गई थी और पूरा बदन डर के मारे कांपने लगा था। और उसके बाद अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। हम सब ने उसके गिरने की आवाज सुनी और दौड़कर बाहर निकल आए। निशा, निशा, क्या हुआ तुम्हें? हम सब चिल्लाने लगे। सूरज बोला, लगता है रियान ये बेहोश हो गई है। पर यार कैसे? मैंने उससे पूछा। सूरज बोला, ये तो पता नहीं यार कैसे, जल्दी से इसको उठाओ और तंबू में ले चलो। फिर हम सबने निशा को तंबू में लेकर चले गए और वहाँ पर पानी के छींटे दिए। थोड़ी ही देर में निशा को होश आ गया। हम सबने पूछा, क्या हुआ? निशा तुम्हें क्या हुआ? बोलो, इतनी रात को तंबू के बाहर क्यों गई थी? हम सभी ने उससे बहुत से सवाल किए, लेकिन जवाब में कोई उत्तर नहीं आया। हमने सोचा कि इस हालत में उससे बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसको अभी अभी होश आया था। देखो निशा को अभी अभी होश आया है, तो मुझे लगता है कि अभी हमें सवाल पूछने की वजह उसे आराम करना देना चाहिए। ये उसके लिए बेहतर रहेगा। मैंने अपने सभी दोस्तों से कहा, हाँ यार रियान तुम सही कह रहे हो, हमें इसे अभी आराम करने देना चाहिए। ये इसके लिए सही रहेगा। क्या पता अभी उसको कुछ याद ना हो। दोस्तों ने कहा, हाँ हो सकता है। मैंने तसल्ली पूर्वक बोला। कुछ देर बाद हम सब निशा के पास पहुंच गए। पास जाकर मैं बोला, निशा क्या हुआ? क्या हुआ ऐसी रात को तुम्हारे साथ जिसमें तुम बेहोश हो गई? क्या रात को तुमने कुछ देखा? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से हमें बताओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं उसे तसल्ली देते हुए और साहस पूर्वक विचार में उससे कहा। इसके बाद निशा ने सारी बात हम सबको बताई, जो रात को उसके साथ घटी हुई थी। कुछ पल के लिए तो हम सब ने भी इस बात पर गौर किया कि यार सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, पर किसका? लेकिन बाद में हम सबने निशा का ये भ्रम होगा ऐसा समझ लिया। मुस्कान बोली, निशा बाय द वे ये तुम्हारा भ्रम होगा। सूरज बोला, हाँ यार निशा ये तुम्हारा भ्रम ही होगा।
अब जो हो गया सो हो गया। कृपया हम सब आपसे अनुरोध करते हैं कि आगे इस बात पर कोई विचार नहीं करेगा। मैंने उनसे कहा। सूरज बोला, हाँ रियान, तुम सही कह रहे हो और सुबह भी हो गई है। अब हमें आगे का सफर तय करना चाहिए। हाँ हाँ चलो भाई, वरना निशा का तो पता नहीं, आपको जरूर डायन दिखेगी। रियान भाई, राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा। सभी हंसने लगे और मैं भी। हम सब आगे की सफर को तय करने निकल पड़े। अब हम गुड़ियापुरी नगर के करीब पहुंच गए थे। वहां से गुड़ियापुरी नगरी जाने के लिए 3 रास्ते बने हुए थे। हम सब कठिनाई में पड़ गए कि इसमें से गुड़ियापुरी नगरी का जाने वाला रास्ता कौन सा है। पास में ही रोड के किनारे एक चाय बेचने वाले की दुकान थी। चलते चलते हम बहुत थक गए थे। राहुल बोला, अरे सुनो भाई, मैं तो रुक रहा हूँ इस चाय की दुकान पे चाय पीने, क्या पता फिर जिंदगी रहे ना रहे। उसकी बात पर सब जोर जोर से हंसने लगे कि यह अपने आप में ही एक बाउचर है। हाँ भाई राहुल, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो। हम सब उस चाय की दुकान पे गए और चाय वाले से कहा कि भैया 5 चाय बनाओ। उसने फटाफट चाय तैयार की और हमें दे दी। हम सब ऐसे ही चाय पीते वक्त बात कर रहे थे कि यार इन तीनों रास्ते में से गुड़ियापुरी नगरी जाने वाला कौन सा रास्ता हो सकता है। उसने हम सबकी बात सुन ली थी पर कुछ कह नहीं रहा था, बस हमें घूर रहा था कि मानो उसे कुछ बात पता हो। सूरज बोला, भाई तुम्हें कुछ पता है क्या, गुड़ियापुरी नगरी जाने वाला कौन सा रास्ता है इन तीनों में से। वो चाय वाला कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही घूरता रहा। मैं समझ गया कि इसको कुछ पता है लेकिन बता नहीं रहा है, लगता है डील करनी पड़ेगी। मैं उठकर उसके पास गया और थोड़ा साइड में जाकर पैसे देकर अकेले में उससे बात की। रिश्वत लेते ही वो अपनी बात पर आ गया और कहा, साहब रास्ता तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज तक जो भी उस नगरी में गया है वो वापस लौटकर नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पर किसी भूतिया गुड़िया का साया है। अगर आप वहाँ जाना ही चाहते हैं तो जाइए 2 नंबर वाले रास्ते से, लेकिन हाँ वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में है। आगे आपकी मर्जी। उसने मुझसे इतनी ही बात बताई और वापस अपनी दुकान पर आ गया। मैं भी अपने दोस्तों के पास आया और बोला, चलो दूसरे रास्ते से। लेकिन यार रियान, इस चाय वाले ने क्या कहा, और वो भी अकेले में जाकर। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मामला क्या है। इस बात को सुनकर वो भी एक पल के लिए थोड़ा डर गए, लेकिन उसके बाद सभी ने हिम्मत पूर्वक कहा कि रियान चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे और जानकर रहेंगे कि आखिर क्या राज है उस काली पहाड़ी का। चाय वाले के बताए मुताबिक अब हम सब निकल पड़े उस 2 नंबर के रास्ते पे जो जाता था गुड़ियापुरी नगर की ओर। हम सब ने बीच रास्ते में कहीं रुकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि रात होने वाली थी और हम करीब पहुंच ही गए थे उस नगरी के पास। इसलिए सफर को जारी रखा और आखिर झूमते झूमते उस सुनसान रास्ते को पार करते हुए अंत में हम पहुंच ही गए उस नगरी जिसे हमें तलाश थी, उस काली पहाड़ी की। और पता लगाना था कि आखिर क्या राज है उस काली पहाड़ी का, क्यों वहाँ लोग जाने से घबराते हैं, जो भी जाता है वो वापस क्यों नहीं आता। आज हम सबको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था शायद। भाई साहब, क्या हमें रहने के लिए यहाँ पर जगह मिल सकती है? मैंने नगर के एक रेस्टोरेंट होटल मालिक से पूछा। जगह मतलब यहाँ पर रहने के लिए आए हो क्या? रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए। वो क्या है ना कि रात हो चुकी है, इसलिए मैंने उससे कहा सिर्फ 1 ही रात तो नहीं, क्योंकि इस होटल में अक्सर वही लोग आते हैं जो रहने के लिए अपनी टिकट बुक करवाते हैं, और वो भी काफ़ी दिनों के लिए। रेस्टोरेंट मालिक के इतना कहते ही हम सब मायूस हो गए। प्लीज़ श्रीमान जी, हम बहुत दूर से आए हैं, कृपया करके हमें निराशा ना करें। सिर्फ 1 ही रात की तो बात है,
हम सब ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हुए कहा, देखो आपकी भावनाओं को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, बाय द वे, एक जगह है जहाँ पर तुम सब लोग एक रात तो क्या, जितनी रात चाहो वहाँ रह सकते हो। रेस्टोरेंट के मालिक ने हमसे कहा, कौन सी जगह, जल्दी बताओ। हम सब ने जिज्ञासा भाव से पूछा। यहाँ से आगे जाते ही नगरी के बीच में एक पुराना सा खंडर है जो काफी सालों से वीराना पड़ा है। वहाँ पर नगरी के लोग जाने से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो खंडर प्रेत की बस्ती है। अब आगे आप लोगों की मर्जी, जाए या ना जाए। मैंने रहने का इंतजाम कर दिया, अब रहना आपको होगा। रेस्टोरेंट के मालिक ने हम सबको ये बात बताई। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा, सबने हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है मालिक जी, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना सब लोग, मालिक ने कहा। उसके कहे अनुसार हम सब नगरी के बीच आ गए और देखा कि वो खंडर बहुत ही पुराना था। वो एकदम जड़ से युक्त था। वो बाहर से एक खौफनाक दरवाजे की तरफ दिखाई दे रहा था। शायद यही कारण था कि नगरी के बीचों बीच होने पर भी इसके आसपास कोई घर वास नहीं था। निशा बोली, बाप रे बाप, इतना भयानक खंडर मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही भयानक है ये। इसलिए रेस्टोरेंट वाले अंकल जी सही कह रहे थे कि वो जगह कोई प्रेत की बस्ती से कम नहीं है। मैं तो बाहर के नज़ारे से ही संतुष्ट हूँ, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो मत जाओ, कौन कह रहा है तुझे अंदर जाने के लिए? वैसे भी अंदर क्या काम है जब तुझ जैसी डायन बाहर हो, मैंने कहा। और सब मेरी बात पर ठाके मारकर हंसने लगे। निशा बोली, बच्चू चुप रह, मैं किसी से नहीं डरती, समझा तू? और हाँ, मैं अंदर जाऊंगी और वो भी तुम सबके साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या पता अंदर हमें एक डायन मिल जाए और हम उससे लड़ नहीं पाए तो, मैंने कहा। निशा बोली, तो क्या? निशा ने कहा मुझसे। तो क्या तुम हो ना आखिर एक डायन? डायन से नहीं लड़ोगी तो क्या हमसे लड़ोगी? सब इस बात को लेकर जोर जोर से हंसने लगे। निशा बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में आकर बोली, महाशय वो सब बाद में, पहले सोने की तैयारी करते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? और वैसे भी रात काफी हो चुकी है, तो चलो खंडर में सोने। निशा बोली, हाँ, थोड़ा मुंह फुलाकर बोलती है। हम सभी ने टॉर्च निकाली और खंडर के दरवाजे को खोला। खोलते ही उसमें से एक चमगादड़ का झुंड बाहर आया। हम सब उनसे बचे और फिर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का नजारा बड़ा ही अजीब और खौफनाक था। जगह जगह पशु और मनुष्य के कंकाल ही कंकाल नजर आ रहे थे और दीवार पर अजीब से चित्र बने हुए थे। हमने रहने की जगह साफ की, कंबल बिछाया और सो गए। उस खंडर के पास अजीब अजीब रोने की और हंसने की आवाज आ रही थी। अचानक ही सोते वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा कंबल खींच रहा है। मैं नींद में था, इसलिए मैंने सोचा कि हवा के कारण हो रहा है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली बार वही घटना घटित हो गई। इस बार तो मेरा मुझसे अलग था। मैं अचानक खड़ा हो गया और देखा कि ये क्या, कंबल तो मेरे ऊपर था, फिर ये अचानक नीचे कैसे? मैं थोड़ा घबरा गया कि आखिर किसने किया है ये। मैंने ये घटना अपने दोस्तों को नहीं बताई। वो गहरी नींद में सो रहे थे और ऊपर से थके हुए भी थे, इसलिए सोचा कि खामोखा उन्हें क्यों परेशान करूं। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पार्ट 2 बहुत जल्दी ही आएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।